जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका दक्षिणा क्लासरूम में। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे और अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के 13 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। आज हम शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर 14। लेक्चर 13 में हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर रहे थे, वो टॉपिक वहीं पे खत्म हो गया। इस क्लास में हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके अलावा जो भी आपको मान लीजिए आप डाउट्स वगैरह नहीं पूछ रहे हैं, अगर आप डाउट्स वगैरह आ रहे हैं तो आप डाउट्स पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो भी आपका शीट है उसके सॉल्यूशन मैं आपको एक वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां से कोई भी दिक्कत आएगी तो वहां से आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम जैसे ये टॉपिक डाइपोल खत्म करेंगे, इसके बाद में हम पूरे का एक बार रिविजन करेंगे ना, क्योंकि चैप्टर लंबा हो जा रहा है तो हम वो रिवाइज करेंगे। उसमें आपको ये भी गाइड करूंगा कि कैसे आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। और इसके अलावा आपको एक ऑडियो फॉर्म में भी आपको एक रिवीजन का दिया जाएगा, जिसको आपने ये आराम से ईयरफोन लगा के आप पूरे को रिवाइज कर सकते हैं। उसमें पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए शुरू करते हैं। हाँ बच्चों, तो अभी हम इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक पे हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के सवाल आने की प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी रहती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल अपने आप में एक मैन मेड है, मतलब हमने खुद ने उसको बनाया है। उसकी एक्चुअली क्या थी, उसकी बहुत बार उसकी जरूरत पड़ रही थी तो हमने उसको स्टैंडर्ड नाम दे दिया, उसके स्टैंडर्ड रिजल्ट निकाल दिए, उनको याद रख दिया। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब एक ऐसा कुछ नया कुछ भी नहीं है, हम पुरानी चीज़ों को यूज़ करके कुछ चीज़ें और पढ़ेंगे और उसका नाम हमने कुछ स्पेशल रख दिया, क्योंकि वो चीज़ क्या है ना, बार बार आपके से रिपीट हो रही है, बार बार कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, इस वजह से हम उसको स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं, उसका रिजल्ट निकाल लेते हैं। इस तरह का काम हम करेंगे। है बिल्कुल सिंपल, अगर आप लेक्चर भी सही ढंग से देख लेंगे तो आपके सवाल नहीं फंसेंगे, इजीली आप सवाल कर पाएंगे। सुनने वाली बात है इसके अंदर। देखिए आप पहले कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैसे नाम से समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक तो ठीक है, चार्ज से रिलेटेड। डाइपोल मतलब जिसके दो पोल हो, डाइपोल मतलब जिसके दो पोल हो। अब क्या होता है आपके पास में, जब सुनना मेरी बात सही ढंग से ना, ये सुनने वाली बातें हैं इस वाले टॉपिक के अंदर। आप सही ढंग से सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे तो आप नहीं फंसेंगे इसके अंदर। देखिए जब आपके पास में दो चार्जेस, एक पे चार्ज होना चाहिए माइनस क्यू और दूसरे पे होना चाहिए प्लस क्यू। ये जरूरी है कैसे, इस पे क्यू है तो इस पे क्यू ही होना चाहिए, हाँ ये जरूरी है। मतलब ऐसे दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, मैग्नीट्यूड इसका भी क्यू है इसका भी क्यू है, बट जो साइन है वो अपोजिट हो। क्लियर, ऐसे दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और साइन क्या हो, अपोजिट हो। जब आप उन्हें बहुत क्लोज रखते हैं, बहुत पास पास रखते हैं, जैसे मान लीजिए आपने इनको ऐसे कुछ डी डिस्टेंस पे रखा, इनका डी डिस्टेंस पे रखा और डी छोटा है किसके कंपैरिजन में, वो कंपैरिजन आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए आप बात कर रहे हैं, आप इस वाले पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं, या फिर आप इस डाइपोल की वजह से कोई इफेक्ट यहां पे देखना चाहते हैं। जैसे ये डाइपोल हो गया ना, मैं बोलूं इस डाइपोल की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ, पोटेंशियल बताओ, तो जो इस डाइपोल से इस पॉइंट की दूरी है, उस दूरी के रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस बहुत छोटी होनी चाहिए। आपको अच्छे से आइडिया रहेगा, हम ड्राइव वगैरह करेंगे इधर। अभी आप ये मानिए मास्टर क्या बोल रहा है, दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और साइन अपोजिट हो, उनको अगर आप पास पास रखते हैं, पास पास मतलब ये जो सेपरेशन है वो क्या होना चाहिए, बहुत कम, तो आप इस पेयर को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब ये पूरा पेयर क्या है दोस्त आपके पास में, इलेक्ट्रिक डाइपोल। बात समझ में आ गई। अब आप खुद मतलब बोल के बताइए मुझे, क्या हमने बोला, क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या होता है, बोल भाई। आपको बोलना है तभी आप सीख पाएंगे। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, जब आप दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो पर साइन अपोजिट हो, इन दोनों को जब आप पास पास रखते हैं तो इस पेयर ऑफ चार्ज को आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर, ठीक। तो हम इसकी डेफिनेशन यहां पे लिख लेते हैं। when two charges equal in magnitude but opposite in sign is kept close to each other, then this pair of charge is known as electric dipole। बच्चों समझ गई ये बात। इस पेयर को क्या आप बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। when two charges equal in magnitude but opposite in sign is kept close to each other, then this pair of charge is known as electric dipole। सर अगर मान लीजिए यहाँ पे प्लस क्यू होता है, यहाँ पे प्लस क्यू होता है, आप उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते नहीं बोलते। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और साइन अपोजिट होना चाहिए। ठीक है,
ये टर्म समझ में आ गया आपको, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है इतना समझ में आ गया, ठीक है बच्चों। अब एक और चीज टर्म पढ़ते हैं, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं उसे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसको नोट करते हैं पी से, किसे नोट करते हैं इसको? पी से। और इसकी जो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसी है? एक वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इससे बनाई हुई नेक्स्ट चीज है। सर आपने दो एक प्लस क्यू को और एक माइनस क्यू को मिला के इलेक्ट्रिक डाइपोल क्यों बोला? किसी और को बोलते हैं? हाँ बोल सकते हैं, किसी नए नाम किसी को भी दिए जा सकते हैं। ऐसा हो सकता है दो प्लस क्यू उसका नाम कुछ राधे श्याम रख दिया, मान लो हो सकता है, पर उसकी जरूरत नहीं पड़ रही, इस वजह से हमने नहीं लिखा। इसकी बहुत बार जरूरत पड़ती है, इस वजह से इसको स्टैंडर्डाइज किया गया। एक चीज जो बार बार आपको रिपीट होती है तो हम उसके स्टैंडर्डाइज निकाल देते हैं। तो आपने यहां पे क्या करा, एक नई टर्म पढ़ रहे हैं अभी आप, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये एक अलग चीज है, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक अलग चीज है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और किससे नोट करते हैं? पी वेक्टर से। मतलब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है? ये आपके पास में वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? अच्छा, ये किसके बराबर आता है? ये बराबर आता है क्यू इंटू में डी, क्यू इंटू में डी। क्यू ये चार्ज हो गया और ये डी। मतलब अगर आपसे पूछे ये क्या है तो सर जी ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। कोई पूछे सर जी इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना है, तो वो है क्यू इंटू में डी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो डाइपोल मोमेंट को क्या लिखा जाता है? पी वेक्टर डिनोट किया जाता है। और किसके बराबर आता है? क्यू इंटू में डी वेक्टर। फाइन, तो हमने लिखा पी वेक्टर या फिर डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी? दोस्त तू साफ साफ में बोलना है, नहीं तू भूल जाएगा, तू सीख नहीं पाएगा इसको। हमने क्या बोला? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है सर जी, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो आप डायरेक्शन बताइए मुझे। भाई वेक्टर क्वांटिटी होगी तो मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड तो ये रहा क्यू इंटू में डी। और तो आप इसकी डायरेक्शन बताइए, तो डायरेक्शन कहां से कहां पे होती है तेरे पास? डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से लेके पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो इस वाले इलेक्ट्रिक डाइपोल की का जो डाइपोल मोमेंट है वो किस तरफ है? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो अगर आप बात करेंगे डायरेक्शन, तो आप क्या बोलेंगे? डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल, डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। बस इतनी बात समझ रही है। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट लिखना है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। चमक गया बच्चों? तो आप यहां पे बोल सकते हैं कि जो डी वेक्टर है, ये जो डी वेक्टर है ये क्या है आपके पास? डी वेक्टर डायरेक्शन है कहां से कहां तक? जो डी वेक्टर की डायरेक्शन है, द डायरेक्शन ऑफ डी वेक्टर, ऐसे लिख देते हैं, डायरेक्शन ऑफ डी वेक्टर इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। सर जी इसमें ऐसा क्यों है, क्या हो रहा है? इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, बस ये है, इसको ऐसा बनाया ही गया। तो इसमें बस आपको याद रखना है, इसमें ये नहीं सर जी आपने क्यू इंटू में डी क्यों लिखा, क्यू इंटू में डी बाई टू क्यों नहीं लिखा? बिकॉज इस टर्म को स्टैंडर्डाइज किया गया है, बिकॉज ये टर्म बार बार रिपीट हो रही है आपके पास में। सर कहां रिपीट हो रही है हमने नहीं देखी, आपको मैं दिखाऊंगा, फिर रुकिए। तो आप इस चीज को आपको याद रखना है, ये याद करने वाली चीजें, प्योर रट्टा मारने वाली चीजें। क्या क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है पहले ये समझ। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? जब दो आप पेयर ऑफ चार्जेस जिनके चार्जेस बराबर हो, साइन अपोजिट हो, को आप पास पास रखते हैं, तो आप उस क्वांटिटी को क्या, उस पेयर को क्या बोलते हैं? इस पेयर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। सर ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का जो फॉर्मूला आता है वो आता है P इज इक्वल टू क्यू इंटू में डी। और ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन कहां से कहां पे होती है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इतनी बात चमक रही है बच्चों? कोई दिक्कत है इसके अंदर? नहीं। अगर आप इसके ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो इसकी यूनिट कितना आपके पास? इसकी यूनिट देख लो वैसे यूनिट, तो इसकी यूनिट कितनी है? क्यू की कूलम होगी आपके पास, और डिस्टेंस कितनी है? मीटर। तो क्या होगा आपके पास? इसकी यूनिट कूलम मीटर, कूलम मीटर। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों? ठीक है। अच्छा अब सर इसका क्या मतलब क्या हुआ? एक बात सुनना, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मान तेरे पास यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे ऐसे प्लस क्यू चार्ज है, किसी ने बोला, और ये सेपरेशन कुछ आपके पास कितना है? डी। मैं अगर इसको ऐसे बोलूं, अब आपने सीख लिया सर इसको आप इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल सकते हैं, तो आप ऐसे बोल सकते हैं सर इसको ना आप ऐसे रिप्रेजेंट ना करके ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट लिख दीजिए, मतलब इसका डाइपोल मूवमेंट किसके बराबर होगा? आप इसको एरो से शो कर सकते हैं, मतलब इस पेयर ऑफ चार्जेस को आप एक एरो से शो कर सकते हैं, जिसका डाइपोल मूवमेंट कितना होगा आपके पास? डाइपोल मूवमेंट होगा Q इंटू में D।
देखिए डायरेक्शन मैंने ऐसे ही बनाया, बिकॉज डायरेक्शन कहां से कहां पे, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो मैं बोल रहा हूं इस पेयर का अगर आपको कभी डाइपोल मूवमेंट की जरूरत पड़े तो आप इस पेयर को हटा दीजिए, इस पेयर की क्या बना दीजिए, एक तीर बना दीजिए, किसकी डायरेक्शन में, नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में। तो आप बोले इसका डाइपोल मूवमेंट को आप इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। मेरी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे P इज इक्वल टू Q इंटू में D। डायरेक्शन का ध्यान रखना, कहां से कहां पे आपके पास, दैट इज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है बच्चों? सिंपल बात है, एक बार आप याद करके फिर लिखिएगा इसको, आप इसको छापिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो बच्चों अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। इसी मतलब प्रॉपर्टी का यूज करते हुए कई टाइप की प्रॉब्लम्स बनाई जा सकती है, जिसमें आपको दिखाया जाए कई कई इलेक्ट्रिक डाइपोल्स है, उनकी वजह से नेट निकाली, इस तरीके के सवाल। आप थोड़ी देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ ना सवाल। मान लीजिए आपको ये बोला जाए कि यहाँ पे आपके पास ऐसे बोल दिया, सुनना मेरी बात को, यहाँ पे आपके पास में -2q चार्ज रख दिया, यहाँ पे कितना रख दिया, -2q चार्ज, ठीक है बच्चों, और एक यहाँ पे +q चार्ज रख दिया, और एक यहाँ पे ऐसे +q चार्ज रख दिया। इसे कोऑर्डिनेट आपके पास कितना है, L,0, इसे कोऑर्डिनेट है आपके पास 0,L। सही है। अगर आप एक आदमी से पूछेंगे क्या दिख रहा है, तो बोलेगा -2q चार्ज दिख रहा है, यहाँ पे q दिख रहा है, यहाँ पे q दिख रहा है। पर दूसरा बंदा ऐसे ही बोल सकता है कि मुझे 2 डाइपोल्स दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए, आपको 2 डाइपोल्स दिखाई दे रहे हैं क्या? कुछ लोगों को दिखेगा भाई साहब यहाँ पे सिर्फ 3 चार्ज है, -2q, एक q और एक q। दूसरा दिखने वाला बंदा इसको ऐसे भी देख सकता है, वो ऐसे बोले सर जी मुझे 2 डाइपोल दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको दिखाई दे रहे हैं क्या 2 डाइपोल? कैसे दिखाई दे रहे हैं 2 डाइपोल? आप क्या बोलेंगे, आप ऐसे बोल सकते डाइपोल होता क्या है, एक -q और एक +q चार्ज को, बता ऐसा भी हो सकता है हमें -2q हो तो यहाँ पे +2q होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है भाई q ही होना चाहिए, पर जो चार्ज इसका है वही चार्ज इसका होना चाहिए, साइन क्या होना चाहिए, आपस में अपोजिट होने चाहिए। तो अब क्या मैं इस -2q और q को डाइपोल बोल सकता हूं क्या? -2q और q को बिल्कुल नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, साइन अपोजिट, साइन तो अपोजिट है, पर इसका -2q है, इसका q है, तो आप इसे डाइपोल बोल सकते नहीं है। तो सर क्या करें, हम एक काम करते हैं, हम इस -2q को 2 हिस्से में तोड़ देते हैं, एक -q और एक -q, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। समझ में आ रही है बात? अब ये पेयर आपस में क्या बन गया, डाइपोल बन गया, और ये पेयर आपस में अपने आप में क्या बन गया, डाइपोल बन गया। क्लियर है? तो अब आप क्या लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे सर जी एक डाइपोल तो ऐसे पड़ा है, ठीक है, यहाँ पे एक -q और +q, इसका डाइपोल मोमेंट किस तरफ है, इसका डाइपोल मोमेंट इस वाले पेयर का बच्चों डाइपोल मोमेंट किस तरफ है, ऐसे है या ऐसे है? सर हमने जाना कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, तो ऐसा होगा आपके पास। तो आप क्या बोलेंगे, सर एक जो डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है वो कुछ ऐसा है, ऐसे आपने लिख दिया। कितना है ये आपके पास, इसका नाम P हो गया, P किसके बराबर हो गया, Q इंटू में L, इसका नाम P1 रख देते हैं, P1। ठीक, अगर आप बात करेंगे P2 की, तो P2 कैसा है आपके पास में, ये -q, ये +q, तो ये ऐसे ऊपर चला गया आपके पास, ऐसा बन गया, इसका नाम P2 है। और P2 कितना है आपके पास, Q इंटू में L। अब आप मुझे बताइए P1 और P2 बराबर है कि नहीं? क्या मैं बोल सकता हूं कि इस वाले पेयर का डाइपोल मोमेंट और इस वाले पेयर का डाइपोल मोमेंट बराबर है? आप बोल के बताइए हाँ या ना। नहीं, आप ऐसा नहीं बोल सकते, बिकॉज दोनों मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, पर दोनों डायरेक्शन डिफरेंट है। जब कोई वेक्टर क्वांटिटी आपस से आप बराबर बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है, उनका मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, डायरेक्शन बराबर होना चाहिए। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते P1 वेक्टर इज इक्वल टू P2 वेक्टर। आप ये बोल सकते हैं कि इस डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड और इस डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर हैं, पर नेट डाइपोल मोमेंट बराबर नहीं है, बिकॉज डायरेक्शन वेरी कर रहा है। क्लियर? अब लोग सवाल क्या आता है, सवाल आता है फाइंड आउट नेट, मान लीजिए आपसे पूछा जाए फाइंड आउट नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। मैं स्टार्टिंग में सवाल क्या रहा होगा, ऐसा सवाल रहा होगा। आप कैसा सवाल लिख सकता है सर, ये आपको इस फॉर्मेट में रहता सवाल, यहाँ पे -2q रहता, यहाँ पे आपके पास में q रहता और यहाँ पे q रहता। आपसे क्या बोलता सवाल के अंदर, ऐसे ये सेपरेशन L, ये सेपरेशन L, सवाल ये रहता फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, तो सवाल की स्टार्टिंग तो यहीं से हुई थी, मैंने भी ऐसे डायग्राम दिया था। तो हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया, ऐसा बन गया, ऐसा बन गया, अभी आ गया। आपको नेट चाहिए, तो नेट क्या होगा दोस्त, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है तो इनको वेक्टर के फॉर्म में जोड़ा जा सकता है, तो आइए हम इनको जोड़ते हैं। अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा आपके पास, ये पी नेट जो बनेगा वो कितना बन जाएगा, √2q इंटू में L, √2q इंटू में L। तोते उड़ गए क्या ये देख के? भाई दो क्वांटिटी है P1 P2, नेट कितना होगा, जो आप देखिए पी नेट कितना होगा, √P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। आप देख लीजिए करके तो कितना बनेगा, दिस विल बी √2ql, वही तो मैंने लिखा है। और डायरेक्शन कैसी आएगी आपके पास, डायरेक्शन
ये दो वेक्टर्स हैं आपके पास में, अगर ये दोनों वेक्टर्स हैं तो डायरेक्शन कैसी बनी 45 डिग्री पे, इतना कर सकते हैं। ये तो वेक्टर की तरह जोड़ना है आपके पास, ये P1 है ये P2, आप जोड़ेंगे तो ऐसा बन जाएगा। क्लियर बच्चों? तो आपको कई तरीके ऐसे सवाल दिख सकते हैं जिसमें आपसे नेट डाइपोल मोमेंट पूछ लिया जाए। अगर आपको दो अलग अलग नहीं दिखाई दे रहे चार्जेस, यहाँ पे -2 क्यों दिखाई दे रहा था, तो आपको अपना दिमाग यूज करना है, इसे -q में पेयर में तोड़ के फिर आपको इसका डाइपोल बनाना है। क्लियर है? आप इसको थ्योरी की तरह सवाल की तरह छाप लीजिए, फिर आप इसको मतलब हमने सवाल के थ्रू कंसेप्ट दिया है, सवाल के थ्रू हमने कंसेप्ट दिया, तो आप सवाल छापे कंसेप्ट लिख लीजिए और फिर इसका आप आंसर लिख लीजिए और आप समझ लीजिए इस बात को। ठीक है बच्चों, आप इसको छापिए फिर अपने आगे चलते हैं। बच्चों तो बेसिक सवाल है आपके पास में अगेन, इसमें आपको चार्ज कुछ दिखाए गए हैं, टोटल 3 चार्जेस आपको दिखाए गए हैं। और मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं इस पूरे सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट कितना आएगा वो आपको निकाल के बताना है। तो आप इस सवाल को अटेम्प्ट कीजिए फिर अपने से डिस्कस करेंगे। हुआ बच्चों? अब मैं डिस्कस करें इसको। मैं बोल रहा हूं मुझे पहले डाइपोल तो दिखे, ये -q हो गया तो मुझे +q चाहिए, पर +q तो नहीं है, +2q है। तो हम क्या करें, इस +2 को दो हिस्से में तोड़ देते हैं, एक यहां वाला q, एक ऐसे q, दो q में तोड़ दिया तो ये -q और एक ये वाला q, ये अपने आप में एक डाइपोल बन गया, बहुत सुंदर, ये एक डाइपोल बन गया। ये +q और ये -q, ये भी अपने आप में एक डाइपोल बन गया। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक। अगर आप इस वाले पेयर का डाइपोल मोमेंट लिखेंगे, इस वाले पेयर का डाइपोल मोमेंट, तो कैसा आएगा आपके पास में, नेगेटिव से पॉजिटिव आता है, तो P1 तो ऐसा बना, कितना बना, q इंटू में n बना दिया आपने। अच्छा, P2 की डायरेक्शन ऐसे ऊपर है क्या, P2 क्या इन दोनों पेयर के, वो ऊपर है किस तरफ है, वो नीचे की तरफ है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव अगेन अगर आप जाएंगे तो ऐसा बनेगा। तो P2 कितना है आपके पास, दिस इज q इंटू में n। समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर आप इन दोनों का नेट इफेक्ट देखेंगे, आपको क्या करना है, वेक्टर ही ऐड करना है ना, बिकॉज पी नेट चाहिए, तो पी नेट क्या होगा आपके पास में, पी नेट जो आपके पास होगा वो वेक्टर एडिशन ऑफ P1 प्लस P2। अगर मान लीजिए दो आपके पास में क्वांटिटीज है और दोनों को आप ऐड करें, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है आपके पास और मैग्नीट्यूड सेम है, तो इन दोनों नेट कितना बनेगा आपका, साहब बताइए। अगर मान लो ऊपर 10 न्यूटन लगाऊं, मान लो फोर्स होता तो ऊपर 10 न्यूटन, ये नीचे 10 न्यूटन, नेट कितना बनेगा, 0 बनेगा। तो पी नेट कितना आ गया आपके पास में, 0। तो आप बोल सकते हैं सर इस कॉम्बिनेशन को हटा के आप 0 डाइपोल मोमेंट लिख दीजिए, तब भी डाइपोल मोमेंट की टर्म में वो चीज सही आएगी। तो सिंपल सा सवाल था, आपसे होना चाहिए था। आइए थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी हम वापस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सवाल में एक सवाल गिवन है आपको, चार्जेस आपको दिखाए गए हैं, आपको अगेन वही सवाल है सेम, क्या, फाइंड आउट नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम। इस सिस्टम का आपको नेट डाइपोल मोमेंट बताना है कि वो कितना होगा। तो आप कीजिए इस सवाल को, फिर अपने सोल्व करेंगे। हमें किया जाए सवाल। तो सवाल में क्या है आपके पास, आपको दिखाई दे रहा है एक -q है, मैंने बोला डाइपोल बनने के लिए -q के साथ में क्या चाहिए, मुझे +q चाहिए। अब यार +q तो नहीं है, यहाँ पे 2q है, तो क्यों ना हम इस q को दो हिस्से में तोड़ देते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस q की बजाय 2q बना दिए। कौन कौन से, एक q ये बना दिया ऐसे इधर और एक q ऐसे बना दिया, ऐसा किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर जी ये अपने आप में एक पेयर हुआ और ये अपने आप में एक पेयर हुआ। अब ये सवाल सोल्व होने की तरफ जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो ये -q और ये +q आपस में ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, डाइपोल बनाएंगे। तो हमने ऐसे डाइपोल बना दिया P, क्लियर, ओके। और इसका डाइपोल मोमेंट कितना लिख दिया हमने यहाँ पे, q इंटू में l। यही है इसका डाइपोल मोमेंट। डायरेक्शन बहुत ढंग से देखना है, कहां से कहां पे, नेगेटिव से पॉजिटिव तक। ठीक है, फिर अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऐसे इधर बन गया, तो इसका भी कितना P, इसका P1 मान लेते हैं, q डायरेक्शन अलग है, इसको कुछ P2 बोल देते हैं, ये भी q इंटू में l। इतनी बात चमक रही है बच्चों? ठीक।
अब आपको नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है, तो आप नेट कैसे निकालेंगे? तो आप ये बोलेंगे सर जी एक डाइपोल मोमेंट तो कुछ ऐसा है, ये वाला डाइपोल मोमेंट ऐसा बना दिया, इसका नाम कुछ P2, और एक डाइपोल मोमेंट कुछ ऐसा है, इसका नाम कितना है P1। एंगल चेक करते हैं, ये वाला एंगल कितने आएंगे आपके पास में, तो इक्विलेटरल एंगल के ऊपर है, तो ये वाला एंगल कितना 60 और ये वाला एंगल भी कितना 60। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, दिस इज P1 cos 60। अच्छा इसका कंपोनेंट ब्रेक करें, इधर भी कितना बनेगा P2 cos 60। अच्छा ऊपर की तरफ देखेंगे तो इसका कंपोनेंट कितना बनेगा P1 sin 60, और इसका कितना बनेगा प्लस P2 sin 60। काम हो गया आपके पास। आपने क्या किया, पहले इसका कंपोनेंट ब्रेक किया, इधर P1 cos 60, इधर P1 sin 60, P2 का ब्रेक किया, इधर P2 cos 60, इधर P2 sin 60। क्लियर है ये बात? तो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो ये P1 P2 का सेम है ना, मैग्नीट्यूड आपका Q into L, तो ये तो कट जाएगा आपके पास में। तो जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा, नेट डाइपोल मोमेंट वो कितना आएगा, दिस विल बी P1 sin 60, P1 sin 60 प्लस P2 sin 60। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ना एक बार। अच्छा ये P1 की वैल्यू आपको पता है वो कितनी है, QL, और ये भी QL, तो कितना है QL √3/2, और प्लस ये भी कितना है QL √3/2। नेट कितना बन गया आपके पास, दिस टर्म विल बी QL √3, ये आ गया आपके पास P नेट, और किस तरफ आ गया आपके पास, ऊपर की तरफ आ गया, कितना आ गया QL √3 आ रहा है ऐसा। इसका मतलब क्या है, अगर आप चाहें ना इस पूरे पेयर को सिर्फ इस वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं डाइपोल मोमेंट के लिए। क्लियर? तो सिंपल था, आपने दो डाइपोल्स देख लिए, उनको वेक्टरली आपने ऐड किया और नेट डाइपोल मोमेंट निकाल दिया, और वो कितना है बस QL √3। आप इस पेयर का अगर आपको डाइपोल मोमेंट लिखना हो तो इस पूरे को हटा दो, बस एक ऐसे तीर बना दो, QL √3 लिख दो, तब आप इसका और इसका डाइपोल मोमेंट ऐसे लिखा जा सकता है, मतलब इसको इससे रिप्लेस किया जा सकता है। क्लियर? ठीक है, आप इसको छाप लीजिए, फिर अपने आगे देखते हैं। अभी हम थोड़ा बढ़िया सवाल कर रहे हैं ना, डाइपोल मोमेंट निकालना है, थोड़ा सा बेटर है जो पहले सिंपल सवाल था उससे। सवाल में आपके पास में कैसे हाफ रिंग है ना, हाफ रिंग, इस हाफ रिंग पे कितना ज्यादा आपके पास प्लस Q चार्ज है, ये हाफ रिंग है, इस पे प्लस Q चार्ज है, और इसकी रेडियस आपके पास में आप मान लीजिए कुछ आपके पास R इसकी रेडियस, फाइन। और ये हाफ रिंग है, ये हाफ रिंग है ना, क्योंकि हेमिस्फीयर भी ऐसे ही दिखता है, सब ऐसे दिखते हैं, तो हाफ रिंग मेंशन कर देते हैं, हाफ रिंग। अब आपको बोला गया कि आप ये बताइए कि जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा वो इस सिस्टम पर कितना आएगा, तो आपको एलिमेंट लेके करना पड़ेगा। अगर आप एलिमेंट लेके थोड़ा प्रोसीड करेंगे सवाल सिंपल हो जाएगा, पर वो आपको साथ जुटाना है ना, आप एलिमेंट पकड़ना है, थोड़ा इंटीग्रेशन करना है थोड़ा, तो आप इसे करके देखिए, फिर अपने से सॉल्व करेंगे। हुआ स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा प्रोसीड करके देखें क्या आपने। यार मैं बोल रहा हूँ सर ये -Q चार्ज, ये +Q चार्ज, इसको डाइपोल मान लो, पर कैसे मान ले यार, दिक्कत ये कि ये -Q है, +Q तो डिस्ट्रीब्यूट है ना आपके पास में, तो आप कैसे करें, एक साथ तो नहीं मान सकते ना, मतलब यहाँ पे अगर आप इतने से पार्ट में देखें, इसमें DQ चार्ज है, इसमें कितना DQ चार्ज है, तो अगर आप डाइपोल देखें तो यहाँ पे भी DQ चार्ज चाहिए, तभी डाइपोल बनेगा। आप यहाँ का DQ और यहाँ पे -Q देखें तो डाइपोल नहीं बन सकता ना, डाइपोल बनने के लिए चार्जेस सेम होने चाहिए और जो साइंस है वो अपोजिट होने चाहिए। तो अगर ये +Q किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होता तो आप डायरेक्टली एक डाइपोल मान सकते थे, पर अभी ऐसा नहीं कर सकते। दिक्कत समझ में आ रही है? आप बोल सकते Q इंटू में R डायरेक्टली कर लो, वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज आप ये तो बताइए भाई साहब, अगर ये इस वाले पॉइंट पे सारा Q होता तब आप बोलते यहाँ पे डाइपोल मोमेंट आ गया, इधर होता तब बोलते इधर आ गया, इधर बोलते इधर आ गया, पर यहाँ पे तो बहुत सारे डाइपोल्स बन रहे हैं, छोटे छोटे डाइपोल बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ का DQ प्लस DQ, यहाँ का -DQ एक डाइपोल, यहाँ का +DQ -DQ एक डाइपोल, फिर सबको वेक्टरली ऐड करना पड़ेगा। दिक्कत समझ में आ रही है आपको? पहले दिक्कत समझिए भाई साहब, इसमें दिक्कत क्या है, इसमें सीधा Q इंटू में R क्यों नहीं लिख सकते, दिक्कत आप पहले समझिए, क्यों सीधा Q इंटू में R नहीं लिख सकते, बिकॉज सीधा Q इंटू में R तब लिखते जब Q एक ही पॉइंट पे होता, पर Q तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, और डिस्ट्रीब्यूट है, और अगर आप देखने डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर आप यहाँ पे देखते, जैसे मैं यहाँ का DQ और यहाँ का DQ को आप डाइपोल माने तो ऐसा आएगा, यहाँ पे माने तो ऐसा आएगा, फिर सबको जोड़ेंगे तो वेक्टरली ऐड करना पड़ेगा ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एलिमेंट पकड़ना पड़ेगा। कैसे करते हैं, देख मेरी बात को समझना थोड़ा ना। हमने क्या किया, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे कुछ, यहां से शुरू करते हैं, यहां से ऐसे कुछ थीटा एंगल पे, यहां से कुछ थीटा एंगल पे d थीटा विड्थ का एक एलिमेंट पकड़ा है, d थीटा विड्थ का, ठीक है, d थीटा विड्थ का।
तो यहाँ पे कितना चार्ज है आपके पास, लैम्डा मल्टीप्लाई आर डी थीटा। ये कैसा है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये पॉजिटिव है। और यहाँ पे भी सेम इतना चार्ज मान लो, यहाँ पे भी सिर्फ इतना ही मान लो, तभी तो डाइपोल बनेगा। अगर मैं बोलूं इसको डाइपोल बनाना है तो यहाँ पे भी कितना एज्यूम करना पड़ेगा, लैम्डा आर डी थीटा। क्लियर, मतलब इस क्यूब माइनस क्यूब में से सिर्फ इतना सा चार्ज अभी हम इस वाले पॉइंट के लिए देख रहे हैं। तो अगर आप बोले सर जी इसका डाइपोल मोमेंट कितना, डीपी, छोटा सा डाइपोल मोमेंट, तो कितना आएगा, लैम्डा आर डी थीटा, ये चार्ज आ गया। और डाइपोल मोमेंट कितना आता है, क्यू इंटू में डी आता है, और डिस्टेंस कितना है आपके पास में आर, तो ये इसका डाइपोल मोमेंट आया डीपी। किस तरफ आया तेरे पास, इस तरफ आया डाइपोल मोमेंट, इस तरफ डीपी। क्लियर। अब इस डीपी के दो कंपोनेंट बनते हैं आपके पास में, एक तो इधर बनता है, ये क्या बनता है, डीपी कोस थीटा, और एक ऊपर बनता है, ये कितना बनता है, डीपी साइन थीटा। अब सुन, जैसे अगर यहां पे एक आपने एलिमेंट पकड़ा तो ऐसे एक एलिमेंट आप यहां पे भी पकड़ेंगे कभी ना कभी, तो जब आप इस एलिमेंट को यहां पे पकड़ेंगे तो इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे। इसका डीपी ऐसा आएगा ना आपके पास में, एक ये वाला और एक परपेंडिकुलर वाला। तो आप क्या देखेंगे, ये इस वाले डायरेक्शन वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां पर जो कंपोनेंट थे डीपी, यहां पे भी सेम कोस थीटा बनेगा, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट सिर्फ आपको इसी डायरेक्शन का देखना है, इस डायरेक्शन की देखने की जरूरत नहीं है। आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तब भी वो कट जाएगा, आपको ये चीज दिख जाएगी। आपको आप ये देख लीजिए ना, ये चीज सर एक डाइपोल मोमेंट इस तरफ आ रहा है, एक डाइपोल मोमेंट इस तरफ आ रहा है, ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे। तो इन डाइपोल्स के सिर्फ जो आपके वर्टिकल वाले कंपोनेंट है वही आपको जोड़ने हैं। तो आपने किया, ये डीपी इंटू में आर आ गया। अच्छा, ये पी नेट की अगर आप बात करेंगे, पी नेट, तो पी नेट क्या है आपके पास में, इंटीग्रेशन ऑफ डीपी साइन थीटा। समझ रहे हैं, डीपी कोस नेट क्या बन गया आपके पास में, 0 बन गया। ठीक, ये वेक्टर आप देखिए, वेक्टर वो कट जाएगा आपके पास। ओके, अब डीपी की वैल्यू पुट कर दी, डीपी की वैल्यू कितनी है आपके पास, लैम्डा आर स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। डीपी की वैल्यू पुट की, लैम्डा आर स्क्वायर डी थीटा, तो साइन थीटा डी थीटा बन गया आपके पास। लिमिट्स देखिए कहां से कहां तक, थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक, सबसे पहले वाले एलिमेंट के लिए थीटा कितना, बिल्कुल नीचे, तो 0। और सबसे लास्ट वाले केस के लिए थीटा कितना बन जाए, दोस्त ऐसे पूरा घूम जाएगा, और पूरा घूमेगा तो कितना एंगल बन जाता है पास, पाई। तो लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके पाई तक। फाइन, तो अब यहाँ पे पी नेट देखेंगे, तो पी नेट कितना बन गया, लैम्डा आर स्क्वायर, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या बनेगा आपके पास, माइनस कोस थीटा, इसलिए माइनस कोस थीटा। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके पाई तक। अच्छा, अगर आप देखेंगे तो ये बन गया माइनस लैम्डा आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे कोस पाई -1, फिर ये -1, नेट कितना बन गया, 2 लैम्डा आर स्क्वायर। ठीक, लैम्डा की वैल्यू पुट करते हैं, लैम्डा की वैल्यू कितनी है तेरे पास, 2 लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ है ना, तो क्यू चार्ज है कितनी लेंथ पे, पाई आर लेंथ पे, तो डिवाइड बाय पाई आर कर दो, और यहाँ पे क्या कर दो, आर स्क्वायर कर दो। आर ने आर को मार दिया आपके पास, तो कितना आया आपके पास, क्यू मल्टीप्लाई 2r बाय पाई, ये आपके पास में नेट डाइपोल मोमेंट आ गया। और किस तरफ आया आपके पास में, वर्टिकल डायरेक्शन में। किस तरफ आया दोस्त, वर्टिकल डायरेक्शन में। समझ रहिएगा ये बात आपको। तो कंसेप्ट सिंपल था, आपको ये समझ में आना चाहिए। पहले से डायरेक्टली क्यू इंटू में आर क्यों नहीं कर सकते, ये दिक्कत समझ में आनी चाहिए। बिकॉज क्योंकि यार यहाँ पे सीधा क्यू इंटू में आर का, तो क्यू किसी एक पॉइंट पे होना चाहिए था ना। अब अगर आप इस यहाँ पे रखेंगे तो अलग डायरेक्शन आएगी, यहाँ पे रखेंगे तो अलग। तो आपने एलिमेंट ले रखे किया, फिर आपने उसको वेक्टरली ऐड किया, तो ऐसा रिजल्ट आया। तो सवाल बढ़िया है, आप यहाँ इस पे स्टार मार्क कर सकते हैं। स्टार मार्क आप कर लीजिए सवाल पे, सवाल बढ़िया। ठीक है, अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मतलब सवाल ये उठता, सर ये डाइपोल क्या करेंगे, क्या मतलब, क्यों ये डाइपोल वगैरह सब करे रहे, मतलब क्यों बार बार डाइपोल मूवमेंट पढ़ रहे हैं, क्या यूज है इसका। देखिए इसका यूज ये है कि आपको है ना एक चीज समझाई देते हैं, अपने डिस्कस करते हैं। देखिए कंडक्टर में आपके पास में क्या आता है, जैसे कंडक्टर है आपके पास में, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं मूव करने के लिए। इलेक्ट्रॉन्स फ्री है मूव करने के लिए, यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। ये आपके पास कंडक्टर होगा ना। कंडक्टर में क्या होता है आपके पास में, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। ये बात आप पहले 10वीं क्लास में जानते थे। अगर आप बात करेंगे नॉन कंडक्टर की, या फिर इंसुलेटर जिसको बोलते हैं, नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों सेम बात है ना। आप इसे नॉन कंडक्टर बोलिए चाहे इंसुलेटर बोलिए। इंसुलेटर में क्या होता है ना, चार्जेस आपके पास में बाउंड रहता है। आपको बोलते हैं चार्ज फ्री नहीं होता मूव करने के लिए, क्या होता है, बाउंड होता है। बाउंड कैसे होता है, ऐसे होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ऐसे बाउंड रहता है, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ऐसे बाउंड रहता है। रैंडम कुछ रहता है, ऐसे यहाँ पे पड़ा है पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे कुछ पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पड़ा है, ऐसे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, ऐसे ये रहता है। ये इंसुलेटर है आपके पास में, ये क्या है, इंसुलेटर। और आप इसे क्या बोल सकते हैं, नॉन कंडक्टर भी बोल सकते हैं। ये बात समझ में आ गया आपको। कंडक्टर में चार्ज फ्री रहता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहते हैं मूव करने के लिए, पर डाइपोल में ऐसा होता नहीं है। डाइपोल पे चार्ज बाउंड रहता है। बाउंड रहता है उसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों आपस में से बाउंड रहते हैं। और इस पेयर को हम
ये पेयर बार बार दिखाई देगा ना, बिकॉज आपके पास में तो इंसुलेटर बहुत सब इंसुलेटर है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें इंसुलेटर है। यहाँ पे बोर्ड देख रहे हैं, बोर्ड इंसुलेटर है, मार्कर इंसुलेटर है। तो इन सब में क्या है, चार्ज है, पर वो चार्ज जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है और वो बाउंड है। तो ये पेयर ऐसे पास पास रहते हैं। इस पेयर का नाम क्या रखा है हमने, डाइपोल। यही तो रखा है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज। जैसे मान लीजिए प्लास्टिक का कोई मटेरियल है, प्लास्टिक के मान लीजिए एटम से मिलकर बना होगा, मान लीजिए उसमें 10 प्रोटॉन है तो वो न्यूट्रल होगा, तो यहाँ पे कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये आपस में बाउंड होगा, ये आपस में क्या होगा, बाउंड होगा। तो आप इस पूरे पेयर को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, डाइपोल से रिप्लेस कर सकते हैं ऐसे। तो एक्चुअली क्या है कि जो आपके पास इंसुलेटर में जो मटेरियल होता है, आपके पास में जो इंसुलेटर होता है उसके अंदर जो चार्जेस रहते हैं वो डाइपोल की फॉर्म में रहते हैं। इस वजह से डाइपोल को पढ़ना हमारे लिए जरूरी हो गया। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अभी आपने ये देखा कि सर हमने भी क्या क्या देख लिया, हमने डाइपोल देख लिया, डाइपोल मूवमेंट देख लिया। अभी हम क्या करेंगे, डाइपोल की वजह से किसी जनरल पॉइंट के ऊपर EFI निकालेंगे, फिर हम पोटेंशियल निकालेंगे। क्लियर? जैसे आपको एक डाइपोल ऐसे गिवन रहेगा, जैसे मान लीजिए आपको पता है सर एक इंसुलेटर है, उसमें कुछ 10 डाइपोल्स हैं, तो उन डाइपोल्स की वजह से कहीं पे EFI वगैरह कभी आपको निकालने की जरूरत पड़े तो उसका रिजल्ट हम बना के अभी तैयार कर लेते हैं, बाद में कभी जरूरत पड़े तो हम यूज कर लेंगे। पर इसमें अच्छी बात यह है कि वो बस बहुत बार होता है कि सवाल सीधा ही डाइपोल से आ जाए, आपको कुछ तो कहीं यूज नहीं करना, सीधा पूछ लिया बताओ यहाँ पे EFI कितना, डाइपोल की वजह से यहाँ पोटेंशियल कितना। अब हमें अगर डाइपोल की वजह से EFI और पोटेंशियल देना, पहले में कुछ पोजीशंस हैं उनके नाम याद रखने पड़ेंगे। जैसे मान यहाँ पे तेरे पास एक डाइपोल रखा हुआ है, ऐसे एक डाइपोल रखा हुआ है, मैंने इसे डाइपोल बना दिया, इसको P बोल देते हैं ना ऐसे। अभी हमने पढ़ लिया ये डाइपोल, ऐसे एक P वेक्टर है आपके पास में, ये एक डाइपोल मूवमेंट हो गया। तो यार अगर ये डाइपोल मूवमेंट है तो मैंने दिखा यहाँ पे एक एरो बना के, पर आपको दिख रहा होगा सर जी नहीं, ये एक्चुअल में यहाँ पे चार्जेस हैं, कहां पे नेगेटिव कहां पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे पॉजिटिव। क्या बोलेंगे आप, सर अगर ऐसा डाइपोल मोमेंट है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे कैसा होगा आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। समझ में आ रही है ये बात? तो अभी हम धीरे धीरे थोड़ा फिजिक्स में घुसते जा रहे हैं तो हमें समझ में आने लग गया। अगर यहाँ P वेक्टर करके तीर बना के लिखा हुआ है मतलब ये डाइपोल मूवमेंट है। एक्चुअल में यहाँ पे क्या हुआ है, माइनस क्यू होगा, यहाँ पे प्लस क्यू होगा, पर थोड़ा टर्म को स्टैंडर्डाइज करने के लिए सीधा लिख दिया। क्लियर? अब यहाँ पे दो पोजीशन है आपके पास में, ऐसे एक पोजीशन तो इस लाइन के ऊपर हो सकती है, डाइपोल को आपने ऐसे रखा, ये मार्कर मान लीजिए डाइपोल है ऐसे, ये जो इसका ढक्कन है वो तीर को शो कर रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज। तो इस लाइन को अगर आप ऐसे एक्सटेंड करेंगे, इधर ऐसे एक्सटेंड करेंगे, तो इस वाली लाइन पे लाई करने वाले कोई भी पॉइंट की पोजीशन होती है एक्सियल पोजीशन। क्या होती है, नाम है ये उसके, आपको सारा सीधा बोले एक्सियल पोजीशन, तो आपको खुद समझना एक्सियल पोजीशन क्या होता है। अगर मान लीजिए ऐसा डाइपोल रखा हुआ होगा तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग है, इस लाइन ज्वाइनिंग पे कोई भी पॉइंट अगर आपके पास में होगा तो कैसी पोजीशन होगी आपके पास में, एक्सियल पोजीशन। इसमें कुछ बड़ा नहीं है, एक्सियल मतलब इसके एक्सिस पे है, इसके एक्सिस पे लाई करने वाले पॉइंट को क्या बोल सकते हैं आप, एक्सियल पॉइंट या फिर एक्सियल पोजीशन। क्लियर है बच्चों? अब आपको चमकना चाहिए, मैं कहीं बोलूंगा एक्सियल पोजीशन पे EFI बताओ तो सर ये डाउट नहीं है सर एक्सियल क्या होता है, आपको स्पेशल बताया जा रहा है। जब यहाँ पे डाइपोल पड़ा होगा तो इसको अगर आप एक्सटेंड करेंगे तो इस लाइन पे जो लाई करने वाले पॉइंट है उनका नाम क्या होता है बच्चों आपके पास, उसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। बहुत बढ़िया। अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं, यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन है, इसके परपेंडिकुलर ऐसे कोई लाइन है जो सेंटर से पास हो रही है, मतलब यहाँ पे अगर P वेक्टर लिखा हुआ है तो यहाँ पे माइनस क्या है, प्लस क्यू, इसके बीच में कोई दूरी होगी D, उसके बीच से जो पास होने वाली परपेंडिकुलर लाइन है इसके ऊपर अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो इस पॉइंट को, जो इस पॉइंट की जो पोजीशन होती है उसे क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल। क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल पोजीशन। समझ में आ गई बच्चे? अगर मान लीजिए पास यहाँ पे ये ऐसे एक डाइपोल है तो इस लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट्स की पोजीशन क्या होगी, एक्सियल पोजीशन, और इसके परपेंडिकुलर लाइन पे लाई करने वाले की पोजीशन क्या होगी, इक्विटोरियल। जैसे ये वाला डाइपोल हो गया, अब मैं मेरी बात सुनना, ये वाला डाइपोल हो गया तो इस लाइन पे पूरे पे लाई करने वाला एक्सियल, इसके ऐसे वाले लाइन पे लाई करने वाला इक्विटोरियल, ऐसे वाले लाइन पे लाई करने वाला भी इक्विटोरियल। मतलब इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो हो गया, इसका जो मिड पॉइंट हो गया इस डाइपोल का, उससे इसके परपेंडिकुलर गुजरने वाली कोई भी लाइन, वैसे कोई भी लाइन हो सकती है, उस लाइन पे लाई करने वाले सब पॉइंट का नाम क्या होता है आपके पास में, इक्विटोरियल पोजीशन। चमक गई आपको ये बात? तो हम इसके बारे में ज्यादा कहानी नहीं लिख रहे हैं, बस आप समझ लीजिए एक्सिस पे लाई करने वाली एक्सियल पोजीशन जो इसके एक्सिस से गुजरे। अगर मान लीजिए कोई लाइन जो इसके मिड से पास होती है, जो इसके मिड से पास होती है, इस डाइपोल के परपेंडिकुलर होती है, वो लाइन क्या है, इक्विटोरियल लाइन है, और उस पे लाई करने वाले कोई पॉइंट की पोजीशन को आप क्या बोलेंगे, इक्विटोरियल पोजीशन। पर सर पोजीशन तो और भी हो सकती है, मान लो ये पार्टिकल जैसे डाइपोल है तो यहाँ पे वाले को एक्सियल, यहाँ पर इक्विटोरियल, यहाँ पे कोई पॉइंट हुआ तो उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, आप उसे कोई आर्बिट्ररी पोजीशन बोलेंगे। दो ही पोजीशंस के नाम है, इक्विटोरियल का और आपके पास में एक्सियल का। इसके अलावा कोई भी पोजीशन होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, आर्बिट्ररी पोजीशन बोलेंगे। उसको कैसे सोल्व करते हैं, क्या प्रोसीजर है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे।
अभी इतनी बात समझ में आ गई। एक्सियल पोजीशन क्या होता है, इक्विटोरियल पोजीशन क्या होता है। आप चाहे तो इसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि एक ऐसी लाइन जो डाइपोल के सेंटर से पास हो रही हो और डाइपोल के परपेंडिकुलर हो, उस लाइन को क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल लाइन। और उस लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, इक्विटोरियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन, इक्विटोरियल पोजीशन आपको क्लियर है। अब आइए, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। कौन से पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे, फिर हम निकालेंगे इक्विटोरियल पॉइंट पे, फिर उसके बाद में हम करेंगे पोटेंशियल। कौन से पॉइंट पे, एक्सियल पे, फिर किस पे, इक्विटोरियल पे। समझ रही है इतनी बात। तो आप इसको छापिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं, फिर हम EFI निकाल के देखते हैं। बच्चों अभी हम क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। क्लियर, हम एक्सियल पोजीशन पे EFI निकाले। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, बस हमें रिजल्ट्स याद रखने हैं। कैसे करेंगे, देख, सबसे पहले मैंने बोला मुझे एक्सियल पोजीशन नहीं पता, तो आपने बोला हमें पता है, तो ठीक है आप बता दो। तो आप क्या बोल सकते, सबसे पहले डाइपोल बनाओ, ये बना दिया, यहाँ पे -q, यहाँ पे ऐसे +q। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसको आप P से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने अलग अलग चार्ज आपको दिखाया है। फिर मैंने बोला एक्सियल पोजीशन कहाँ है, तो आप क्या करें, सर इसको ज्वाइन करो ऐसे, और इस लाइन को ऐसे आगे एक्सटेंड करो, आगे ऐसे एक्सटेंड कर लिया। क्लियर, इसके बीच का सेपरेशन कुछ d मान सकते हैं हम, कुछ 2l मान रहे हैं ना, यहाँ पे ये वाला l मान लो, ये वाला l मान लो, ऐसे किया जा सकता है। तो क्या आपका जो डाइपोल मूवमेंट है वो कितना है, इसमें जो डाइपोल मूवमेंट है वो कितना लिखेंगे आप, डाइपोल मूवमेंट इज q इनटू में 2l। इतना सही है बच्चों। और किस तरफ है डाइपोल मूवमेंट, इस तरफ है। अब हमें क्या करना है, एक्सियल पोजीशन पे EFI निकालना है। एक्सियल पोजीशन कहां पे लाई करती है, एक्सिस पे लाई करती है। तो मान लेते हैं हम इस वाले पॉइंट P पे हम EFI निकालने जा रहे हैं। तो मैंने बोला इसके सेंटर से, इस डाइपोल के सेंटर से इस वाले पॉइंट की जो दूरी है आपके पास में वो कुछ r मान लेते हैं। और मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में, अगर आपको याद होगा, मैंने बोला था जो डाइपोल है वो डाइपोल पेयर ऑफ चार्जेस हैं, उनके बीच का सेपरेशन क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। बहुत कम, तो सर कम ज्यादा किस पे डिपेंड करता है। मैं आपको बोलूं भाई साहब 1 सेंटीमीटर कम है कि ज्यादा है, तो अब कैसे बताएंगे। अगर आप देखेंगे 1 mm के रिस्पेक्ट में तो बड़ा है, और अगर आप बात करेंगे 1 मीटर के रिस्पेक्ट में छोटा है। तो बड़ा छोटा कैसे डिसाइड होता है, रिलेटिव टर्म है ना आपके पास। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जिस पॉइंट पे आप EFI निकालने जा रहे हैं, जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने जा रहे हैं, किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से, उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है डाइपोल से वो कुछ r मान लिया। और r क्या होना चाहिए आपके पास, वेरी लार्ज एज कंपेयर टू 2l, या फिर l बोले तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जब भी आप डाइपोल का जो रिजल्ट यूज करेंगे उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो सेपरेशन होना चाहिए वो बहुत कम होना चाहिए। किसके कंपैरिजन में, उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में जहां पे आप कुछ भी प्रॉपर्टीज निकाल रहे हैं, EFI या फिर पोटेंशियल आप निकाल रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे P पॉइंट पे EFI निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला बताओ इस P पॉइंट पे EFI कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, सर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप डाइपोल चिल्ला रहे हैं पर हमें 2 चार्ज दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने बोला ठीक है निकालो। तो बोला सर चले इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे EFI निकालते हैं। इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे EFI किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। इस वाले चार्ज की वजह से EFI किस तरफ आएगा, इधर आएगा। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से EFI किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। सही बात है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे EFI किस तरफ आएगा, इस तरफ। नेगेटिव चार्ज की वजह से किस तरफ आएगा, इस तरफ। इसकी बहुत बार हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका नाम देते हैं EFI1, इसका नाम देते हैं EFI2। तो अगर आप EFI1 की बात करेंगे, E at P, E1 की बात करें तो E1 कितना है आपके पास, KQ डिवाइड बाय r²। r क्या है, ये वाली डिस्टेंस। क्लियर है, यही E1 है ना आपके पास में। हम P पे निकाल रहे हैं तो हमने P पे लिखा जो EFI है वो कितना है, दैट इज E1 माइनस E2। E1 की वैल्यू निकालते हैं तो E1 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, KQ डिवाइड बाय r। तो डिस्टेंस ये वाली लेनी है, और ये डिस्टेंस कितना है, यहां से मिड पॉइंट से r है, मिड पॉइंट से कितने तेरे पास r, तो इस पॉइंट से कितना होगा तेरे पास r माइनस l का होल स्क्वायर। क्लियर। अब इस पर नेगेटिव चार्ज की वजह से लिख, तो क्या लिखेगा तू, डायरेक्शन इस तरफ आ गई, माइनस लिख दिया, KQ डिवाइड बाय r प्लस l का होल स्क्वायर। डन ये बात, ठीक है। अब आप इसको प्रोसीड कीजिए। डायरेक्शन समझ लीजिए कि डायरेक्शन कौन बड़ा होगा, E1 बड़ा होगा, E2 बड़ा होगा, बता सकते हैं क्या। सर जी ये ऊपर टर्म तो सेम है, इसकी नीचे टर्म छोटी है, इस वाले की कोरस्पोंडिंग जो डिस्टेंस है वो कम है, इससे कोरस्पोंडिंग डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब इसका जो EFI होगा यहाँ पे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस। आपने लिख दिया। अब हम क्या करें, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। तो मैंने बोला EP को अगर आप लिखेंगे तो EP के लिए क्या लिखेंगे, KQ बाहर आ गया, आप KQ कॉमन ले लिया, यहाँ पे r² कॉमन ले लिया, KQ कॉमन ले लिया, r² कॉमन ले लिया। यहाँ पे कितना बचेगा, 1 माइनस L बाय R की पावर 2, ठीक है, माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस L बाय R की पावर 2। बच्चों ये बात समझ में आ रही है। आपने क्या किया, R² को बाहर निकाल दिया, कितना बचा, 1 माइनस L बाय R की स्क्वायर
प्लस 1 प्लस एल बाय आर का स्क्वायर। अब आप इसमें अप्रोक्सीमेशन लगा दीजिए। कौन सा अप्रोक्सीमेशन लगा दीजिए? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। कैसे लगाएंगे थोड़ा दिखाता हूं मैं। देखो मैंने लिखा के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये वाला टर्म बना आपके पास 1 माइनस एल बाय आर की पावर -2 माइनस यहां पे क्या बनेगा आपके पास 1 दिस विल बी 1 प्लस एल बाय आर की पावर -2। इसमें कोई दिक्कत है क्या? ऊपर जाके इसको -2 लिखा जा सकता है, मैंने वही किया। अब आप देखिए ये वाला जो टर्म है आपके पास, ये वाला जो टर्म है वो बहुत छोटी है। एल बाय आर इज वेरी स्मॉल ना, एल बहुत छोटा है एज कंपेयर टू आर, तो एल बाय आर क्या है बहुत छोटा है एज कंपेयर टू 1। तो आप यहाँ पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाना आता है क्या? ये होता है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx। कब? इफ x इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1। इफ x इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1। इतनी बात चमक रही है, यहां पे लगा देते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो यहां पे थोड़ा प्रोसीड करते हैं हम इस तरफ लाके इसको। तो ये बना के क्यू बाय आर स्क्वायर, यहां पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाया तो क्या बनेगा 1 प्लस एक्स टू द पावर n है, यहां पे ये आर है ना, ये क्या है 1 प्लस एक्स टू द पावर n। n की जगह कितना है -2, x की जगह कितना माइनस एल बाय आर, तो क्या बनेगा 1 प्लस nx। तो ये 2 आगे चला जाएगा तो कितना बनेगा 1 प्लस 2l बाय आर। क्लियर? ठीक है। यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे माइनस साइन आ गया, इसको आप खोलेंगे तो कितना बनेगा आपके पास दिस विल बिकम -1 और ये बन जाएगा प्लस 2l बाय आर। इतना चमक रहा है बच्चों, ये नेट EFI आ रहा है आपके पास। तो अगर आप देखेंगे ये यहां से साफ हो गया तो कितना एक्सप्रेशन बना आपके पास में, जो E एट P बना नेट, वो कितना बना? वो बना KQ2L डिवाइड बाय R क्यूब। देखो ये एक्सप्रेशन बन रहा है KQ2L R क्यूब, और Q इंटू में 2L मुझे पता है किसके बराबर है? P के बराबर। तो EP जो नेट आया वो कितना आया आपके पास में 2KP बाय R क्यूब। मेरी बात समझ में आ रही है? ये रिजल्ट हमें रट्टा मारना है, रिजल्ट हमें रट्टा मारना है। ठीक। और डायरेक्शन किस तरफ है? देखिए डायरेक्शन की किस तरफ आया? इस तरफ आया ना नेट, तो किसकी डायरेक्शन में आया? इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। एट एक्सियल पोजीशन, at axial position EFI is 2kp by r cube, और किसकी डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। जो घबराने की जरूरत है, बहुत सिंपल सी चीज हमने की है। हमने क्या किया, ये दो चार्जेस थे, इस वाले पी पॉइंट पे EFI निकाला। तो अब डायरेक्शन चेक कर लीजिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से EFI E1 इस तरफ आएगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से इस तरफ आएगा। नेट किस तरफ आएगा आपके पास में? ये वाली E1 क्वांटिटी बड़ी आएगी एज कंपेयर टू E2। क्यों? क्योंकि सर ये वाला सेपरेशन कम है, तो इसकी वजह से EFI ज्यादा आएगा, तो नेट इस तरफ आएगा। तो आप एक्सियल पोजीशन पे कोई भी डायरेक्शन में चेक कर लीजिए। आप यहाँ पे चेक कर लो भले, यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो आप क्या बोलेंगे? नेगेटिव चार्ज की वजह से EFI इधर, पॉजिटिव की वजह से इधर, पर इस नेगेटिव के पास में है तो इसकी वजह से EFI ज्यादा आएगा, नेट यहाँ पे इस तरफ आएगा। एक्सियल पोजीशन के ऊपर, एक्सियल पोजीशन के ऊपर जो EFI आता है वो किसकी डायरेक्शन में आता है? डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में आता है। क्लियर? तो आप बोलेंगे सर जी यहाँ पे E1 बड़ा आएगा किसके कंपैरिजन में? E2। यहाँ पे आप सीधा भी लिख सकते हैं E1 विल बी ग्रेटर देन E2। क्लियर? ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास में। कभी भी आप एक्सियल पोजीशन में EFI निकालने जाएंगे तो EFI आएगा वो किसकी डायरेक्शन में आएगा? डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में आएगा। अब हमने सोल्व किया, E1 की वैल्यू पुट की, E2 की वैल्यू पुट की। क्लियर? KQ मतलब EFI फॉर्मूला क्या आता है? KQ बाय आर स्क्वायर। KQ बाय आर स्क्वायर हमने सोल्व किया, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाया तो E नेट कितना आ गया? 2KP बाय आर क्यूब, और किस तरफ आ गया आपके पास? इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। तो दोस्त ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको छाप लीजिए। फिर अपने आगे बढ़ते हैं, हम कहां पे निकालेंगे EFI ड्यू टू डाइपोल एट कौन सी पोजीशन पे? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। क्लियर? इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सवाल पूछे जाते हैं तो आप खुद एक बार अटेम्प्ट करके देख लीजिए इसको। तो बच्चों अभी हमने निकालना सीखा था कि भाई एक डाइपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन के ऊपर EFI कितना आया था। तो वो रिजल्ट कितना आया था? वो था 2KP बाय आर क्यूब। इसका आपको रट्टा मारना है, और डायरेक्शन ही बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। किस तरफ आया था? इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। फाइन। अभी हम इसको नेक्स्ट आगे ले आए, हम बात करें EFI ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। अब कौन सी पोजीशन पे निकाल रहे दोस्त? इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकाल रहे हैं। तो चमकना चाहिए इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है? हाँ हम जानते हैं, आइए करके देखते हैं इसको। मैंने बोला यहाँ पे डाइपोल रखा हुआ है, यहाँ पे एक -Q और यहाँ पे ऐसे +Q। ठीक है बच्चों, ये इसकी लाइट ज्वाइनिंग होगी, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बता इक्वेटोरियल पोजीशन कहाँ होती है? ये होती है कि इक्वेटोरियल पोजीशन? नहीं, ये बिल्कुल इक्वेटोरियल पोजीशन नहीं होती। कौन सी होती है दोस्त इक्वेटोरियल पोजीशन तेरे पास? ये परपेंडिकुलर वाली। क्लियर? तो यहाँ पे हमने ऐसे लाइन खींच दी,
मैंने बोला ये वाली जो लाइन है वो इक्वेटोरियल लाइन को डिनोट कर रहा है। मैंने बोला क्या निकालना है, तो मुझे बताया गया कि इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर EFI निकालना है। तो हमने बोला क्यों ना एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया जाए, तो मैंने इस पॉइंट का नाम रख दिया P। समझ गया बच्चों इतना? ठीक, इसके जो सेपरेशन है चार्जेस के बीच में वो कितना है आपके पास में L। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इस पेयर का डाइपोल मोमेंट कितना है, तो क्या आंसर आएगा? Q इंटू में L आएगा क्या? गलत, Q इंटू में L नहीं आया, कितना है? Q इंटू में 2L को डिस्टेंस कितनी है आपके पास इनके बीच में? 2L। अच्छा डायरेक्शन बता सकते हैं आप? हाँ, डायरेक्शन कहां से कहां होता है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, मतलब सर जी ये वाली डाइपोल की डायरेक्शन है। ओके, इतना हमें पता है। हमने लिख दिया जो डाइपोल मूवमेंट है दैट इज Q इंटू में 2L। अब हमें बोला गया कि सेंटर वाले पॉइंट से जो इस पॉइंट की डिस्टेंस है वो क्या है आपके पास? कैपिटल आर। वो कितनी दोस्त तेरे पास? कैपिटल आर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? अब हमें निकालना है इस वाले पॉइंट के ऊपर EFI। अब अच्छा निकाल के देखते हैं कैसे निकाला। मैंने बोला इस नेगेटिव चार्ज की वजह से EFI किस तरफ ये देखता हूं, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे EFI किस तरफ ये देखता हूं। देख नेगेटिव चार्ज की वजह से EFI इस तरफ है, क्लियर? E सही बात है ना? ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव वन गुणम को रखेगा, और अगर क्या पॉजिटिव चार्ज की वजह से देखेगा तो कैसा आएगा बच्चे? कुछ ऐसा आएगा। ठीक है सर जी, डायरेक्शन बन गई। इस अलोंग द लाइन जॉइनिंग आ रहा है आपके पास, ये लाइन कुछ ऐसी है आपके पास, कुछ ऐसा बना दिया, ये भी E, ये भी E, और ये वाला एंगल अगर थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। और सही है ना ये बात? बिकॉज अब इस वाले एंगल की वैल्यू आप देख लीजिए ना कितना, ये आपके पास में L/R, यहाँ पे ये वाला थीटा कितना हो, ये थीटा इस थीटा के बराबर होगा, ये भी L/R। सही, तो ये दोनों थीटा थीटा। अब आप देखिए इस E के दो कंपोनेंट बनेंगे, इस तरफ कितना बनेगा तेरे पास? इसका E sin थीटा और इसका भी E sin थीटा। नेट कितना आ गया? 2E sin थीटा। ये E नेट आ गया। सर जी वाई डायरेक्शन में क्यों नहीं लिया? वाई डायरेक्शन में हमने इस वजह से नहीं लिया बिकॉज जो वाई डायरेक्शन में था इस वाले का जो कंपोनेंट आया था वो ऊपर की तरफ था, इसका कंपोनेंट नीचे की तरफ था, वो आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। अगर आपको कोई दिक्कत आप कॉपी में खुद बना के देखिए, आपको समझ जाएगी, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक, अब आप ये पहले तो ये देखिए डायरेक्शन किस तरफ आ रहा है। ई नेट का का जो डायरेक्शन आ रहा है वो इस तरफ आ रहा है, और डाइपोल मोमेंट किस तरफ है आपके पास? इस तरफ है। तो आप बोल सकते हैं कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो EFI आता है, बच्चों इंपॉर्टेंट बात है, क्या बोल रहा है मास्टर कि जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो EFI आता है वो डाइपोल मोमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में आता है, और जो एक्सियल में था वो किस तरफ था? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में था। समझ गई ये बात? तो हमने बोला E नेट एट इक्वेटोरियल पोजीशन is in opposite direction of EFI, is in opposite direction of dipole moment। बच्चों समझ रही है कि इतनी बात, और ये बात बहुत काम की है हमारे पास। आपको ये रिजल्ट याद रखने हैं, इसीलिए हम इनको ड्राइव कर रहे हैं। आपको ये बात याद रहनी चाहिए कि अगर आप एक्सियल पोजीशन पे देखेंगे नेट EFI किस तरफ आता है, और अगर आप इक्वेटोरियल पोजीशन पे देखेंगे तो नेट EFI किस तरफ आता है। ठीक है, ठीक सर। अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो मैंने बोला सबसे पहले E की वैल्यू निकाली जाए। E की वैल्यू कितनी है? E कितना होगा? K इस वाले चार्ज के से यहाँ पे EFI देख लेते हैं एक बार, तो E के बराबर होगा K Q डिवाइड बाई ये वाला सेपरेशन। ये सेपरेशन कितना है आपके पास में? ये L है, ये R है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो कितना बन जाएगा आपके पास? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये EFI आ गया। और नेट EFI कितना आपके पास? नेट EFI है आपके पास 2E sin थीटा। तो 2E की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, बहुत बढ़िया। और साइन थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। साइन थीटा क्या होगा बच्चों? दिस इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना आपके पास? L डिवाइड बाय ये कितना आ गया? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब आपको पता है कि आप शुरू से एक अप्रोक्सीमेशन लेके चले हैं कि ये जो डिस्टेंस है ना, जिस पॉइंट पे आप EFI निकाल रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में? आपके पास डिस्टेंस के कंपैरिजन में। समझ में आ गई ये बात? तो आप क्या बोल सकते हैं? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर को सोच, L बहुत छोटा है एज कंपेयर टू R, तो L स्क्वायर तो वो छोटा हो जाएगा। तो आप R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? R लिख सकते हैं। तो E नेट का एक्सप्रेशन कितना बन जाएगा? ये बन गया 2QL, और यहाँ पे K आ गया। क्लियर? ये K सेम का सेम, 2QL को एक जगह रख दिया आपने, और इसको आप लिखे सिर्फ R स्क्वायर, ये क्योंकि L स्क्वायर को आपने 0 मान लिया, तो यहाँ पे R स्क्वायर और यहाँ पे R नेट कितना हो गया? R। ये कितना बन गया दोस्त तेरे पास? Q इंटू में 12 कितना है? Q इंटू में 12 क्या है? P। तो तेरे पास क्या आ गया? KP डिवाइड बाय R क्यूब। ये रिजल्ट आपके पास काम का है कि E नेट कौन सी पोजीशन पे दोस्त? इक्वेटोरियल पोजीशन पे कितना है तेरे पास? KP बाय R क्यूब। इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल है, ये आपसे बोर्ड में ही पूछा जा सकता है, तो आप डेरिवेशन करके देख लीजिएगा। पर आपको उसका रिजल्ट याद होना चाहिए कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो EFI आता है दैट इज KP बाय R क्यूब, और एक्सियल पोजीशन पे कितना था? 2 KP बाय R क्यूब। तो आप इसको छाप लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं।
तो बच्चों अभी जो हमने पढ़ा उसको फटाफट हम रिवाइज करते हैं, बिकॉज डाइपोल के लिए वो जरूरी है। आपने ये पढ़ा कि मान लीजिए ऐसे आपके पास में एक डाइपोल है, ये डाइपोल रखा हुआ है पी। अभी आपको चार्जेस नहीं दिखाया जाएगा, सीधा आपको दिखाया जाएगा डाइपोल पड़ा है, तो आपको अपने आप चमकेगा सर जी। और वैसे यहाँ पे एक नेगेटिव है, एक यहाँ पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, तो उसको इस फॉर्म में लिखा गया। मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब इसकी एक्सियल पोजीशन पे EFI कितना, तो EFI कितना है यहाँ पे 2kp/r³। ये रिजल्ट है ना दोस्त, 2kp/r³। सर जी ये r क्या है, ये r उस पॉइंट का सेपरेशन है, कहां से, डाइपोल से। तो ये जो डिस्टेंस है आपके पास, वो डिस्टेंस कितनी है आपके पास r। सर वो इस वाले पॉइंट से कि इससे वो कहीं से फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये जो लेंथ है डाइपोल की बहुत कम है एज कंपेयर टू r, तो कहीं से भी मेजर करें फर्क नहीं पड़ता, पर होता ही सेंटर से है। समझ ये बात। सिर्फ EFI का मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं है, डायरेक्शन भी जरूरी है। तो अब तो ये बता कि एक्सियल पॉइंट पे जो EFI की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन किस तरफ है आपके पास, तो आप क्या बोलेंगे, जिस तरफ डाइपोल मूवमेंट है उसी डायरेक्शन में आपके पास में EFI आता है। कहां पे, एक्सियल पोजीशन पे। तो हमने बोला इस वाले पॉइंट पे जो EFI आएगा वो एक्सिस इस लाइन के अलॉन्ग आएगा। सर ये कैसा पता लगा, बिकॉज हमने अभी रिजल्ट याद किए हैं, हमें अभी पता है कि एक्सियल पोजीशन पे EFI आता है 2kp/r³, और किसकी डायरेक्शन में आता है, डाइपोल की डायरेक्शन में। इतना चमक रहा है बच्चों, ठीक। ये कहीं भी हो, यहां हो चाहे यहां हो चाहे यहां हो, कहीं भी हो, सब पे ये रिजल्ट की वैल्यू सेम रहेगी, r अपने आप बदलता रहेगा, डायरेक्शन सेम की सेम रहेगी, ठीक है। अगर आप मान लीजिए यहां पे कहीं पे चले, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे पूछा बताओ EFI कितना, तो आप क्या बोलेंगे, सर जी कैसी पोजीशन है, इक्वेटोरियल पोजीशन, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे EFI कितना आता है, kp/r³। यहाँ पे E कितना आएगा, kp/r³। पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई, हमें डायरेक्शन भी चाहिए, तो डायरेक्शन किस तरफ आएगा। तो आपने अभी पढ़ा कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो EFI आता है वो डाइपोल की अपोजिट डायरेक्शन में आता है, तो किस तरफ आएगा, इस तरफ। ये रिजल्ट नीचे भी हो सकता था, यहां पे पूछता, तब भी आप इतना ही बोलते, इस तरफ बोलते। ये रिजल्ट बच्चों आपको याद रखना है, मैं याद करने में थोड़ी हेल्प कर सकता हूं आपकी। देखिए एक्सियल पोजीशन ऐसा हो गया ना आपके पास में, ऐसे एक्सियल पोजीशन यही हो गया ऐसा, तो यहाँ पे कितने हाथ है आपके पास, 2 हाथ है, तो यहाँ पे आ रहा है 2kp/r³। क्लियर। अगर आप ऐसे ऊपर देखेंगे, ऊपर इक्वेटोरियल पोजीशन कितना सर है, 1 सर है, तो आप क्या बोल सकते हैं, kp/r³। याद करने का तरीका है, ऐसा नहीं है कि सर ऐसा सर 1 है इसमें से kp/r³ आया, प्रूव किया, प्रूव करने से इतना आ रहा है, पर आप याद ऐसे कर सकते हैं, एक्सियल पे 2 हाथ तो कितना 2kp/r³, ऊपर 1 सर तो कितना kp/r³। यहाँ पे सिर्फ 1 आया, यहाँ पे 2 आ गया, इतनी बात आपको याद रहेगी बच्चों, ये जनरल बात होगी। अभी मान लीजिए सर जी आपने हमें एक्सियल पे सिखा दिया, इक्वेटोरियल पे सिखा दिया, पर मान लीजिए कभी इस पॉइंट पे पूछेगा, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो भाई साहब उस पोजीशन का नाम क्या है, उसका नाम ना ही एक्सियल है ना ही इक्वेटोरियल है, वो क्या होगी, आपके पास में कोई भी आर्बिट्रेरी पोजीशन होगी। अब हम वो करने जा रहे हैं कि सर जी एक्सियल इक्वेटोरियल के अलावा कभी कोई और पोजीशन से पूछेगा तो हम कैसे सोल्व करेंगे। तो अब देख, तो हमारी हेडिंग क्या बन गई, आप हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी में, क्या कि EFI ड्यू टू डाइपोल, EFI ड्यू टू डाइपोल एट आर्बिट्रेरी पोजीशन। किसी भी आर्बिट्रेरी पोजीशन पे एक डाइपोल की वजह से EFI कितना आएगा वो अभी हम निकालने जा रहे हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, देख मैं तो दिखाता हूं कैसे। अगर तू यहां पे ऐसे पी डाइपोल बनाए, बच्चे बहुत ढंग से देखना, ये पूछ लेता है कई बार, सही ढंग से समझने की कोशिश करना। ये डाइपोल था, मुझसे बोला यहां पे एक पॉइंट है, अच्छा जी इस पॉइंट का नाम क्या है P, और कितना एंगल बना रहे थीटा। इस P पॉइंट पे नेट EFI पूछ लिया, मैंने बोला वो निकालते हैं। अब यार कैसे निकालें, मैंने डाइपोल से बोला यार यहाँ पे एक पॉइंट है, इसका नाम और रख देते हैं ताकि ये PP में कंफ्यूज ना हो, इसका नाम कुछ और रख देते हैं। मैंने डाइपोल को बोला डाइपोल भाई साहब वहां पे एक पॉइंट है, ओ उसके ऊपर EFI निकाल के बताओ, तो बोलेगा भाई यार कैसे निकालें, तो कौन सी पोजीशन है, इक्वेटोरियल नहीं, और आपके पास में एक्सियल वो भी नहीं, तो जो आर्बिट्रेरी है इसके रिजल्ट हमें पता ही नहीं। तो मैंने बोला यार अपने काम करते हैं, अपने कुछ जुगाड़ करते हैं। हमने क्या जुगाड़ किया, अब ये तो डाइपोल स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो आप डाइपोल एक कंपोनेंट तोड़ सकते हैं, और डाइपोल एक कंपोनेंट अगर आप तोड़ दें तो बहुत भला हो जाएगा। कैसे भला हो जाएगा सर, देखना। अभी आपने क्या किया, इस डाइपोल को 2 हिस्से में तोड़ दिया, डाइपोल को 2 हिस्से में तोड़ दिया, एक इस एक्सिस के लो तो कितना बनेगा P cos थीटा, क्लियर बच्चों, और एक इस एक्सिस के परपेंडिकुलर, यहां पे कितना बनेगा P sin थीटा। अब ये डाइपोल नहीं रहा, इनिशियली क्या था आपके पास में, यहां पे डाइपोल था, हमने इस डाइपोल को 2 हिस्से में ब्रेक कर दिया, एक P cos थीटा और एक P sin थीटा। तो आप अपनी भाषा में इस बात को लिख सकते हैं कि हमने डाइपोल को 2 हिस्से में ब्रेक कर लिया, एक अलोंग द लाइन और एक परपेंडिकुलर टू द लाइन।
अब सर इससे क्या हुआ, पी कोस थीटा के लिए अगर आप बात करेंगे पी कोस थीटा के लिए, फॉर पी कोस थीटा पॉइंट ओ कैसी पोजीशन है, पी कोस थीटा के लिए दोस्त ये ओ पॉइंट कैसी पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन है। क्यों, क्योंकि सर जिस एक्सिस के अलोंग ये पॉइंट, तो आप क्या बोलेंगे, फॉर पी कोस थीटा पॉइंट ओ इज एक्सियल पोजीशन। अब बात बन रही है, क्यों, क्योंकि इस पी कोस थीटा की वजह से EFI पता लग गया, क्योंकि पी कोस थीटा के लिए एक्सियल पे है और एक्सियल के रिजल्ट हमें याद है कितना था, 2kp/r3। सॉल्व करेंगे अभी, फिर देखते हैं एक बार। फॉर पी साइन थीटा, पी साइन थीटा के लिए बता, इस पी साइन थीटा के लिए पॉइंट ओ कैसी पोजीशन है, पॉइंट ओ इज कैसी पोजीशन है बता, एक्सियल है कि इक्विटोरियल है, सर जी इक्विटोरियल है। कैसे पता लगा, बिकॉज इस वाले डाइपोल के परपेंडिकुलर है ना ये वाला पॉइंट, मेरी बात समझ में आ रही है। देख, जब यहां पे डाइपोल के परपेंडिकुलर था ये वाला पॉइंट, आप इसको इक्विटोरियल पोजीशन बोलते थे। सर मान लो ये वाला पॉइंट यहां पे होगा तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा यार, क्योंकि ये सेपरेशन आर इतना बड़ा है ना एज कंपेयर टू, तो यहां से हो चाहे यहां से उसका कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो उसको लेकर चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये पी साइन थीटा, फॉर पी साइन थीटा पॉइंट ओ इज कैसा आपके पास, इक्विटोरियल, इक्विटोरियल पोजीशन। समझ रहे बच्चे इतनी बात, ठीक। अब देख, अब अपना काम बन गया, सुनना सी ढंग से, इस पी कोस थीटा की वजह से EFI बता, यहां पे इस पी कोस थीटा की वजह से कितना EFI आएगा। तो पी कोस थीटा के लिए कैसी पोजीशन है, ये एक्सियल, और एक्सियल की वजह से रिजल्ट कितना आता है तेरे पास 2k, पर p नहीं आएगा यहाँ पे कितना है बच्चे तेरे पास, पी कोस थीटा 2kp कोस थीटा डिवाइड बाय r क्यूब। बात समझ में आ रही है, r के इसकी यहां से डिस्टेंस थी ना, ये वाली डिस्टेंस का नाम r है, ये डिस्टेंस आपके पास r थी, और इसकी वजह से रिजल्ट बता, डायरेक्शन देखा ना, हमें रिजल्ट याद था तो हमने देखा भी पी कोस थीटा की डायरेक्शन में आपके पास बता, एक्सियल पोजीशन पे डाइपोल की डायरेक्शन में EFI आता है, दूसरी डायरेक्शन में बनाया, इस पी साइन थीटा की वजह से बताइए। तो आप क्या बोलेंगे सर, पी साइन थीटा की वजह से इस वाले पॉइंट पे ये इक्विटोरियल पोजीशन हुआ, और इक्विटोरियल पोजीशन पे जो रिजल्ट आता है दैट इज kp/r3, तो इस तरफ आएगा, कितना आएगा मेरे पास, kp साइन थीटा डिवाइड बाय r3, और नेट क्या होगा इन दोनों का रिजल्टेंट। समझ रही है बच्चों बात। तो हमने क्या किया, किसी भी आर्बिट्री पोजीशन पे आपके पास में पूछा जाए तो आप वो लाइन ज्वाइन कर लीजिए, फिर कंपोनेंट ब्रेक कर लीजिए डाइपोल के अलोंग द लाइन और परपेंडिकुलर द लाइन। आप पॉइंट्स में ये बात लिख सकते हैं, हम सबसे पहले डाइपोल से कंपोनेंट ब्रेक किए अलोंग द लाइन और परपेंडिकुलर टू द लाइन। जो आपके पास डाइपोल अलोंग द लाइन था उसके लिए वो एक्सियल पोजीशन है, और जो डाइपोल आपके पास में परपेंडिकुलर टू द लाइन था उसके लिए वो कैसी पोजीशन है, इक्विटोरियल पोजीशन है। फिर आप एक्सियल इक्विटोरियल के रिजल्ट लगा के इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। पर यार एक खतरा है, वो मैं बता देता हूं। खतरा क्या क्या खतरा वाला पॉइंट है आपके पास में, कि ये जो रिजल्ट्स है ना आपके पास में एक्सियल और इक्विटोरियल पोजीशन के जो EFI के रिजल्ट हैं वो कब वैलिड है, एक्सियल एंड इक्विटोरियल, एक्सियल एंड इक्विटोरियल पोजीशन के EFI वाले रिजल्ट, EFI वाले रिजल्ट ओनली वैलिड व्हेन क्या, R इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू D। अगर आपका सेपरेशन बहुत ज्यादा होगा ना D के कंपेरिजन में, तभी आप ये रिजल्ट लगा सकते हैं, अगर ऐसा नहीं होगा तो आप ये कर सकते नहीं है। तो ठीक है बच्चों, ये चमक गया, आपको फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए कि भाई साहब एक डाइपोल की वजह से एक्सियल पे क्या रिजल्ट है, इक्विटोरियल पे क्या रिजल्ट है, डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए, आर्बिट्रेरी को कैसे सोल्व करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आइए इसकी प्रैक्टिस में थोड़ा सवाल करेंगे, फिर अपने आगे बढ़ेंगे, आप इसको छाप लीजिए। तो हम प्रैक्टिस के लिए एक सवाल कर रहे हैं। सवाल में आपको क्या बोला गया, एक डाइपोल है P, ठीक है, 3 पॉइंट दिखाए हैं, A पॉइंट, C पॉइंट, B पॉइंट। आपसे बोला गया फाइंड आउट नेट EFI एट पॉइंट A, B एंड C। तीनों पॉइंट्स में नेट EFI की वैल्यू बतानी है। ऑल पॉइंट्स आर हैविंग डिस्टेंस R फ्रॉम डाइपोल। तीनों पॉइंट्स जो डिस्टेंस है आपके पास में डाइपोल से वो R है। A पॉइंट भी R दूर है, B भी R दूर है और C भी R दूर है। आप नाम बता सकते हैं, A पॉइंट का क्या नाम है, कौन सी पोजीशन है A पॉइंट, बोल पा रहे हैं आप, ठीक है। B पॉइंट की पोजीशन का नाम जानते हैं आप, कौन सी पोजीशन है, ठीक। C पॉइंट की पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, इतना जानते हैं। अगर आप नाम जानते हैं, रिजल्ट जानते हैं, तो ये सवाल आपके लिए बहुत इजी है। आपको मैग्नीट्यूड भी बताना है और डायरेक्शन भी बताना है, ठीक है बच्चों। आप इसको सोल्व करके बताइए, फिर अपने से सोल्व करें।
आई होप बच्चों आपने इसे कर लिया होगा। सिंपल सा सवाल था, फॉर्मूला बेस्ड था। तो आप क्या बोलेंगे सर जी, इस डाइपोल के रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन है, ये इसका नाम है एक्सियल पोजीशन। और एक्सियल पोजीशन पे जो EFI आता है दैट इज कैसे निकालेंगे, 2 हाथ, ये है ना एक्सियल पोजीशन। तो कितना है आपके पास, दैट इज 2 kp/r³। तो आपने बोला सर जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड आएगा दैट इज 2 kp/r³। पर सवाल अभी यहाँ पे खत्म नहीं होता है। सवाल में एक चीज बच गई है आपके पास में कि इसकी जो डायरेक्शन होगी EFI की वो किस तरफ होगी। तो आप क्या बोलेंगे, एक्सियल पोजीशन पे जो EFI होता है वो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में होता है, इस वजह से EFI इस तरफ आएगा। सवाल में एक बात देनी जरूरी थी क्या, कि R इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू जो डाइपोल की लेंथ है। पर सवाल में कुछ ना बोला जाएगा तो आपको ये मान के चलना है कि जो सेपरेशन है वो बहुत कम है चार्जेस के बीच में एज कंपेयर टू जिस पॉइंट पे आप EFI निकालना चाह रहे हैं। अगर आप बी पॉइंट पे बात करेंगे तो बी पॉइंट के लिए, बी पॉइंट कैसा है आपके पास में डाइपोल के रिस्पेक्ट में, कैसी पोजीशन है वो, दैट इज इक्वेटोरियल पोजीशन। ओके, उस पर रिजल्ट कितना आता है, उस पर रिजल्ट आता है kp/r³। तो आपने ये बनाया kp/r³। ये कितने लोगों का सही है भाई, बहुत बढ़िया। अगर सही है तो बहुत बढ़िया, अगर आपने गलत किया इसका मतलब ये है कि आपने थ्योरी पार्ट को सही ढंग से नहीं देखा है। अब आइए लास्ट पोजीशन जो थोड़ी अच्छी भी है, वो कैसी पोजीशन है, सी पॉइंट, और उसका नाम क्या रखा है हमने, उसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी शेप। अगर आप आर्बिट्रेरी शेप पे देखेंगे तो आप बोलेंगे सर जी पी के लिए कि ना ही एक्सियल है ना ही इक्वेटोरियल है, तो क्यों ना इसको कुछ चेंज किया जाए, कुछ इसमें जुगाड़ किया जाए। तो हमने क्या करा, इस पी के कंपोनेंट तोड़ लिए। एक कंपोनेंट यहाँ पे आया, वो कितना है, पी cos 37, और यहाँ पे कितना है आपके पास, पी sin 37। अगर आप पूछ रहे हैं भाई साहब इस P cos 37 से कि P cos 37 ये C तेरे लिए कैसी पोजीशन है, तो वो चिल्ला चिल्ला के बोलेगा मेरे लिए कैसी पोजीशन है ये, एक्सियल। और अगर एक्सियल है तो EFI कितना आएगा तेरे पास, डायरेक्शन देख रहे हैं ना इस P, अभी सिर्फ P cos 37 की वजह से निकाल रहे हैं हम, इसकी चर्चा ही नहीं कर रहे। तो मैंने बोला P cos 37 के लिए ये वाली पोजीशन एक्सियल है, और एक्सियल पे जो रिजल्ट आता है दैट इज 2 kp/r³। यहाँ पे इस तरफ आ जाए कितना, 2k, पर P की जगह P ना आके कितना आएगा, P cos 37 डिवाइड बाय r³। बहुत बढ़िया, डायरेक्शन भी क्लियर है। अब आपने पूछा भाई साहब P sin 37, अब तेरी सुनवाई होगी, तुम बता तुझे क्या दिक्कत है। तो ये बोलेगा P sin 37 क्या बोलेगा, मेरे रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन कैसी पोजीशन है, इक्वेटोरियल पोजीशन है। तो मेरे को अगर इक्वेटोरियल है तो अपने रिजल्ट लगा देते हैं। तो क्या रिजल्ट आता है आपके पास इक्वेटोरियल पोजीशन पे, kp/r³, और अपोजिट टू द डाइपोल। तो ये डाइपोल मूवमेंट ऐसा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन मैंने बना दी। तो कितना आएगा दोस्त तेरे पास, kp sin 37 डिवाइड बाय r³। सवाल खत्म है। इसमें आप cos 37 sin 37 की वैल्यू पुट कर लीजिए। cos 37 कितना होता है वो पता है, कितना होता है cos 37, दैट इज 4/5, और sin 37 कितना होता है आपके पास, दिस इज 3/5। आप पुट करके आप लोग इनक निकालना होगा, जिसका स्क्वायर प्लस जिसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा, डायरेक्शन वगैरह सब आपको मिल जाएगी। तो सवाल सिंपल है, डाइपोल के सवाल सिंपल आते हैं, पर आपको फॉर्मूले और थ्योरी बहुत ढंग से क्लियर होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक लंबा है तो यहाँ तक आते हैं लोग थोड़ा दम तोड़ देते हैं, लोग थक जाते हैं, और यहीं से सवाल आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्लियर है बच्चों, ठीक है, आप इसको छापिए फिर अपने आगे चलते हैं।